चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सेट 2 है। सेट 2 का लेक्चर 2 है। सेट 2 का लेक्चर 2 है। इसमें हम बात करेंगे 50 से लेकर 100 तक के क्वेश्चनों पर हम इस पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 50वां क्वेश्चन बोलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। किसका अस्थायी सदस्य हैं? तो वह है सुरक्षा परिषद के। किसके हैं? तो सुरक्षा परिषद के। अब देखो यूएनए क्या है, तो यूएनए में टोटल 6 अंग है। यूएनए में टोटल कितने अंग है? तो 6। तो पहला है सचिवालय, दूसरा है न्यास परिषद, तीसरा है महासभा, चौथा है सुरक्षा परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये 5 हमारा होता है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। देखो हम 50 भी एक छोड़ दिए थे, तो 50 भी पढ़ लेते हैं। पंचशील निम्न देशों में से पंचशील निम्न देशों के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो वह हुआ था भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। यह पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, 29 अप्रैल के दिन। 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो पंचशील समझौता, जो पंचशील समझौता है हमारा, पंचशील समझौता यह 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। यह भारत और चाइना के बीच हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू। 1954 के समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। चाउ एन लाई, इसको हम याद किए थे चना और लाई से, चना और लाई। तो भारत की तरफ से थे नेहरू और चाइना की तरफ से थे चाउ एन लाई। ठीक है, इस समझौते में मुख्यतः 5 बातों पर ध्यान दिया गया था। पंचशील मतलब 5 गो सील, यानी 5 बातों पर ध्यान दिया गया था। पहला बात, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, यानी सभी देश एक दूसरे की सीमाओं और स्वतंत्रता का आदर करेंगे, यानी अपने अपने सीमा के अंदर ही रहना है। दूसरा बात पे चर्चा किया गया था, एक दूसरे के प्रति आक्रमण कार्रवाई न करना। अनाक्रमण यानी कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, ये दूसरा था। पहला था कि अपनी सीमाओं के अंदर रहना है, दूसरा है कि हमला नहीं करना है, तीसरा है एक दूसरे के आतंकी मामलों में हस्तक्षेप न करना, और चौथा है समानता और पारस्परिक लाभ कमाना और शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करना, यानी सभी राष्ट्र शांति के साथ रहेंगे और एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे। ये हमारा टोटल कितना था? तो 5 गो सील था। एक बार और फिर से बता देते हैं। पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। यह भारत और चीन के बीच हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चाइना के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी कौन सी सेना भेजी थी? तो अपनी वह शांति सेना भेजी थी, भारतीय शांति सेना। 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो वह है स्विट्जरलैंड में। 54 नंबर क्वेश्चन आते हैं, सार्क की मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? सार्क की मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है आपका भारत है। सार्क के बारे में थोड़ा हम बातें कर लेते हैं। तो देखो सार्क, हमारा जो सार्क है, सार्क का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, या सार्क का फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में कहते हैं दक्षेस या सार्क, और इसको हिंदी है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना होता है 8 दिसंबर 1985 के दिन बांग्लादेश के ढाका में, जिसका मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में। प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ही काठमांडू में हुआ था। इसके प्रथम महासचिव थे अबुल अहसान, बांग्लादेश के थे। और प्रथम इंडियन महासचिव कौन बने थे? तो शीलाकांत शर्मा बने थे। सार्क में टोटल कितने देश है? तो सार्क में टोटल 8 देश है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये टोटल क्या थे? तो ये टोटल 8 इसके सदस्य थे। यानी अगर हम इसको मैप पे बताते हैं, अगर मान लो कि हम इंडिया का मैप एक बनाए, उसे तो बनाने तो आता नहीं लेकिन ट्राई करते हैं। ये हमारा मान लो इंडिया का मैप हो गया। ये इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। ये इंडिया का मैप हो गया।
ये इंडिया का मैप हो गया। तो इस इंडिया के मैप में हम इन सारे देशों को देखते हैं जो करे हैं। ठीक है, इंडिया के देखो तो हमारा टोटल कितने देश हैं, तो टोटल 8 देश सार्क में भाग लिए हैं। तो पहला देखो, पहला यहाँ पे है, यहाँ पे मालदीव है, दूसरा यहाँ पे है श्रीलंका है, तीसरा यह है भारत है। ठीक है, तीसरा भारत है, चौथा यहाँ पे है पाकिस्तान, पांचवा यहाँ पे है अफगानिस्तान, छठा यहाँ पे है नेपाल, सातवां यहाँ पे है काठमांडू, पांचवा छठा नेपाल, सातवां है काठमांडू और आठवां यहाँ पे है बांग्लादेश, आठवां यहाँ पे है बांग्लादेश। तो टोटल 8 गो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्र अधिकार नहीं है? तो अनुच्छेद हमें बोलने की आज़ादी देता है, यह हमें संघ एवं संगठन की संरचना का अधिकार देता है, ये है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, ये भी देता है। पूछा गया है कौन सा नहीं देता है, तो व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार यही नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो वह है एक अलिखित संविधान भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। हमारा संविधान लिखित है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का प्रथम संविधान पूछा जाए तो वो है अमेरिका का संविधान। दुनिया का अलिखित संविधान पूछा जाए तो वह है ब्रिटेन का संविधान। दुनिया का लिखित संविधान पूछा जाए तो वह है भारत का संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान पूछा जाए तो वह है भारत का संविधान और दुनिया का सबसे छोटा संविधान पूछा जाए तो वह है मोनाको का संविधान। 57 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? तो वो है 62 साल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 58 नंबर, राज्य का एक मूलभूत तत्व नहीं है, एक मूलभूत तत्व है, तो वो है संप्रभुता। यानी जो राज्य बनाने के लिए हमें 4 गो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। पहले पड़ती है सरकार की, वह है कि एक सरकार होना चाहिए। दूसरा संप्रभुता होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। तीसरा वहाँ पे जनसंख्या होना चाहिए, उस जनसंख्या होना चाहिए। और चौथा वहाँ का क्षेत्रफल होना चाहिए। यह राज्य बनाने के लिए ये 4 मुख्य शर्तें हैं, सरकार, संप्रभुता, जनसंख्या और क्षेत्रफल। यह सरकार बनाने के लिए मुख्य तत्व है। 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? तो वह है यूनिसेफ। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित राज्य के किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस पे चर्चा करते हैं। तो राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, ये सही है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, तो यही गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए बी, 2 नंबर। जो राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं करती है, राज्यपाल का चुनाव विधान परिषद या विधान मंडल यानी बिहार में होता है, किसी केंद्र राज्य में होता है, न कि केंद्र में होता है। और संसद कहाँ की है? तो संसद केंद्र की है। अब आते हैं हम जनरल साइंस पे यानी सामान्य विज्ञान पे। 61 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है, तो वो तरंगे जो धातुओं में संचरित होती है तो वो दोनों होती है, अनुदैर्घ्य भी है और अनुप्रस्थ भी है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होता है, यानी ऑप्शन 3। 62 नंबर, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें ऊर्जा होती है आपका 82 नहीं लिखे, छोड़िए, इसमें होगी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद इसको छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। ये नेक्स्ट आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है तो वो है पृथ्वी के गति के तृतीय नियम पर काम कर। एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़कर पृथ्वी की सतह पर गिरने में 4 सेकंड का समय लेता है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखो क्या होता है, ये हम फार्मूला लगाते हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ GT²। इसमें देखो क्या हुआ है, इसमें हमारा टाइम दिया है 4 सेकेंड टाइम दिया है। ठीक है, जी का मान भी नहीं दिया है, तो जी का मान भी तय होता है 9.88 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये तय रहता है। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। एस बराबर यू का मान 0 होगा, समय 4 होगा, प्लस 1/2 जी का मान 9.8 इंटू 4 गुने 4। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपस में, क्योंकि 0 में किसी अंक से गुना होगा तो 0 ही होता है। ये 2 हो जाएगा, तो 9.8 इंटू 8 और इसमें गुना होगा तो 8 64 के 4 हाथ में 6, 9 8 72, 6 78, इतना हमारा हो जाएगा 7.78.4
78.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक घर में 40 वाट के 5 लैंप जल रहे हैं और 75 वाट के 4 पंखे और प्रतिदिन 6 घंटा जल रहा है, तो 30 दिन में कितना यूनिट जाएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 60 वाट का कितना जल रहा है, तो 60 वाट के 5 लैंप जल रहे हैं। तो 60 वाट के अगर 5 लैंप जले तो हमारा हो जाएगा 300 वाट, और 75 वाट के 4 पंखे जल रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 300 वाट। ठीक है, कुल वाट हमारा हो गया 600, कुल वाट 600 हो गया। कितने घंटे का, तो ये हो गया 1 घंटे का। 1 घंटा में 600, और ये 600 कितने घंटे जल रहे हैं, तो 6 घंटा। अब 6 घंटा में कितना हो जाएगा, तो 6 गुने 600 वाट। अब देखो 6 घंटा में टोटल वाट्स की संख्या कितना हो गया, तो 3600 वाट। 3600 वाट 6 घंटे में हो गया, मतलब एक दिन में 6 घंटे या एक दिन, क्योंकि एक दिन में इतना ही जल रहा है। अब यही हमारा जल रहा है कितना दिन, 30 दिन। 30 दिन, एक दिन में 3600, तो 30 दिन में कितना होगा, 30 गुने 3600, 30 गुने 3600। तो ये 3 जीरो को 3 जीरो वैसे ही उतार देते हैं। ठीक है, और 36 में 6 से गुना करेंगे तो 36 18 की 8 हाथ में 1, और 9 1 10, इतना हमारा वॉट हो गया, इतना वॉट हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि 1 यूनिट बराबर कितना वॉट होता है, तो 1 यूनिट बराबर 1000 वॉट होता है। 1000 हमारा वॉट हो जाएगा। तो हमारा कितना वॉट दिया हुआ है, इतना वॉट दिया है, इसको हमको यूनिट में चेंज करना है। तो 1000 से हम इसको भाग देंगे, 1000 वॉट से 1000 कैंसिल, तो हमारा कितना हो गया, 108 यूनिट। 108 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। 108 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ गया 108 यूनिट। एक बार इसको फिर से बता देते हैं। देखो जो ये कितना 60 वाट के 5 लैंप, 60 वाट के 5 लैंप जले हैं तो इतना 300 यूनिट बिजली जला। 75 वाट के 4 पंखे जल रहे हैं तो 300 यूनिट बिजली जला। अब यह दोनों मिलाकर 600 यूनिट हो गया, और यह 1 घंटे में जल रहा है, और टोटल 6 घंटे हमको जलाना है। तो 6 घंटे जलाएंगे तो इतना में हम 6 से गुना करेंगे तो हमारा 3600 यूनिट जल गया। हम दिन में टोटल 6 घंटे जला रहे हैं तो हमारे 3600 यूनिट जल गया। अब देखो, अब 30 दिन में हमें निकालना है, तो भाग गुना करेंगे तो ये हमारा इतना यूनिट आएगा। चूंकि 1 यूनिट में 1000 होता है, तो 1000 से भाग देंगे तो हमारा इतना यूनिट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्कर पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति क्या ज्ञात करें। तो तरंग की आवृत्ति क्या होती है, तरंग की आवृत्ति होती है v बराबर एन बाई टी। एन कितना हो जाएगा, तो हमारा एन होगा चक्रों की संख्या बटा समय कितना होगा 0.8। अब देखो क्या हो जाएगा, चक्रों की संख्या 24 गुने 0.8, मतलब इधर यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8, तो 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 चक्कर, यानी 30 हर्ट्ज। इसका तरंग की आवृत्ति 30 हर्ट्ज हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करता है। यदि इसे 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो वो हो जाएगा B/2 हो जाएगा। इसको छोड़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से कौन सा होता है, तो वो होता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। रदरफोर्ड की अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा खोजी गई थी, नाभिक खोजा गया था। ठीक है, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। समांगी दृश्य का उदाहरण क्या होता है, देखो समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें कोई चीज मिलने के बाद दिखे नहीं, समझ में ना आए। जैसे हम अगर एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें नमक डाल देते हैं तो इस प्रकार मिलेगा कि नमक का कण पानी में विलुप्त हो जाएगा। अगर हम उसमें चीनी डाल देते हैं तो मिल जाएगा। तो ये नमक और चीनी पानी का समांगी मिश्रण है, और जबकि वही गिलास में चीनी की जगह चाय पत्ती डाल दे तो नहीं मिलेगा। अगर हम चीनी की जगह कोई बालू का कण डाल दे नहीं मिलेगा, हम उसमें दाल डाल दे नहीं मिलेगा। तो ये सब भी समांगी हो गया, जबकि पानी में चीनी डाल देंगे ये समांगी हो गया। तो यही बोल रहा है कि समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है, तो हमारा पीतल की चीज पर रखेंगे तो नहीं हो पाएगा।
क्लोरोफॉर्म तथा जल नहीं हो पाएगा। पेट्रोलियम और जल को रखेंगे तो पेट्रोलियम ऊपर आ जाएगा, जल नीचे बैठ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा गन पाउडर। 75 नंबर क्वेश्चन, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है, तो वो SiO2 है। अब SiO2 को हम क्या बोलते हैं, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, तो तब होता है यह, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। 77 नंबर क्वेश्चन, वह तरल पदार्थ जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों तरह कार्य करते हैं, तो जिसमें H भी हो और O भी हो, तो खोजो। नाइट्रेट में नहीं है, गंधक में नहीं है, गंधक का होता है सल्फर, एस होता है। नाइट्रोन का होता है N3, ऐसे कुछ होता है, नाइट्रेट 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 N3, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो इसमें ये भी नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक HCl, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 78, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधक है, तो वो हो जाएगा O2 में। ऑप्शन 3, दहन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है, तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यह नहीं होगा। इसमें आवश्यक पूछा है, तो आवश्यक में क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, कोई भी पदार्थ जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 80, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, तो इसका आंसर हो जाएगा संभारिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो संभारिक, इसका आंसर हो जाएगा संभारिक। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है हमारा हरे रंग में। 82 नंबर, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, तो वो होता है एपीफाइट। 83 नंबर क्वेश्चन, एम्फीबियन क्या है, तो एम्फीबियन हमारा, एम्फीबियन जल और स्थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जी पदार्थ का उत्पादक नहीं है, तो वह हमारा टेनिन भी है, गोंद भी है, लैक्टेट भी है, और जबकि यूरिक एसिड नहीं है। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मतलब होता है लाइक यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कौन दिखा नहीं रहा। निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक में हमारा कोशिका भित्ति हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा। 84 नंबर, फसलों में DDT के छिड़काव से प्रदूषित होता है। फसलों में DDT के छिड़काव से प्रदूषित क्या होता है, वायु, मृदा और जल दोनों प्रदूषित, यानी तीनों प्रदूषित होता है, वायु, मृदा और जल। 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर क्वेश्चन, एफ्लॉटिक्स नामक विष, एफ्लॉटिक्स नामक विष उत्पादित उत्पादन किस जाता है, तो वो हो जाएगा फंगस द्वारा। 88 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो वो होता है हमारा दायां अलिंद में। 89 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित युग्म नहीं है, सुमेलित युग्म नहीं है, तो वो हो जाएगा, ये पहला ही हो जाएगा, सुमेलित युग्म नहीं है तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो देखो, प्लाज्मोडियम एक ऐसा विषाणु जिसे मलेरिया होता है, और इस टीनिया सेलिया से हमारा टीनिया से होता है, और पैराथ्रोमिन से ऑस्टियोपेरिसिस होता है, जबकि हमारा जो साल्मोनेला टाइफी है, इसे हमारा टाइफाइड होता है। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन, मियोसिस, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है, तो मियोसिस के लिए हमारा मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, ये सही है। चलिए शुरू करते हैं हमारा गणित से। 91 नंबर क्वेश्चन, यदि AB तथा CD एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं तो एंगल AOC 30 डिग्री है, तो एंगल AOD का समतुल्य मान क्या होगा। देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक ये है, ठीक है, ऐसे बनाते हैं ABCD, ये जो AB है वो O पे काट रहा है, O पे काट रहा है, यहाँ पे O पे काट रहा है, और ये जो CD है वो भी O पे काट रहा है, और AB है वो भी किस पे काट रहा है, तो वो भी O पे ही काट रहा है, वो भी O पे ही काट रहा है। अब देखो क्या बोलता है कि AOC बराबर 30 डिग्री है और समतुल्य है। AOC बराबर कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो चूंकि ये भी बराबर हो जाएगा किसके डिग्री, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो चूंकि हम बोल सकते हैं कि अगर एंगल AOC बराबर 30 डिग्री है,
30 डिग्री है तो उसके बराबर कौन सा हो जाएगा, एंगल बी ओ डी हो जाएगा, एंगल बी ओ डी हो जाएगा। ये मान हम मान सकते हैं, ठीक है। तो एक और देख तो, और ये मानते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी। कौन कौन एंगल है वापिस हम समझाते, देखो एंगल ए ओ सी ये कितना है, तो 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री हमने 30 डिग्री है, और एंगल ए ओ डी ये मिला के पूरा टोटल 180 हो जाएगा, और 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। और इधर वाला 30 डिग्री है, जब इधर वाला 30 डिग्री है, ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी 30 डिग्री है, एंगल ए ओ सी 30 डिग्री है, प्लस एंगल ए ओ डी को ऐसा ही हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, एंगल ए ओ डी को हम 180 माइनस 30 करते हैं, 180 माइनस, तो एंगल ए ओ डी बराबर कितना हो जाएगा, तो हमारा 150 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए ओ डी बराबर 150 डिग्री। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 150 डिग्री, 150 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, अब देखो क्या बोलता है, हमको क्या लाना है, ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ डी। अब देखो एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी ओ डी। ए ओ डी हमारा कितना है, ए ओ डी हमारा 150 है, बराबर कितना है, बी ओ डी, बी ओ डी। अब देखो जब ये 150 है तो चूंकि बी ओ डी कितना है, बी ओ डी को हमने क्या माना है, तो 330, सॉरी बी ओ डी को हम लोग 30 माना है, बी ओ डी को हम कितना माने हैं, तो 30 माने हैं, बी ओ डी को हम 30 माने हैं। तो बी ओ डी को 30 माने हैं, तो अगर हम ए ओ डी हमारा 150 है, तो बी ओ डी को 30 माने हैं, बी ओ डी को 30 माने हैं, तो ये 5 बी ओ डी नहीं हो जाएगा, ऐसे भी तो हो सकता है 5, क्योंकि बी ओ डी 30 है, तो 5 बी ओ डी, 5 बी ओ डी हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, 5 बी ओ डी, 5 बी ओ डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 92 पर पहुँच चलते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वो 125% हो जाएगा। 93 नंबर, संचयी बारंबारता एक वक्र पर प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा, तो यह माध्यिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ये भी नहीं है, ये बट्टा में आ गया, ये भी नहीं है, ये इस पे ये होगी, ये भी नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन, 70,000 रुपये के स्टॉक में 2% की दर क्या होगी, तो 70%, 7,000 हमारा कितना है, 70,000 है, तो 70,000 का 2% कितना हो जाएगा, हमारा 70,000 है, 70,000 का 2% कितना हो जाएगा, 2 0 माइनस करो, 700 गुने 2 1400, हमारा कितना हो जाएगा, 1400। सरलीकरण के पश्चात इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x के पावर 4 इंटू वाई क्यू, 3x के पावर 4 इंटू वाई क्यू, उसके बाद 18x के पावर 3 इंटू वाई के पावर x के पावर 3 इंटू वाई के पावर 5, इसको जोड़ते हैं तो सरलीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, सरलीकरण मतलब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना, तो अतरी का ये हो जाएगा 54, और ये हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 7 और हो जाएगा y के पावर 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा हो जाएगा, x के पावर 7 y के पावर 8, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 96 का, 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 97, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह कितना चक्कर लगाएगी, या कितना चक्कर लगाएगी, तो एक देखो, एक हमारा वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है, आर हमारा कितना है 1.75 है, तो यह क्या बोला है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना चक्कर लगाएगी, तो हमें चक्करों की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका परिधि ज्ञात कर लेंगे, तो 2 पाई आर हमारा परिधि हो जाएगा, तो 2 गुने 22/7, उसके बाद आर का मान कितना दिया है 1.75 को हम दशमलव को हटाते हैं, 22/7 गुने 175/100 करते हैं। अगर हम
175 बता, 5 से कटाते हैं तो 20 नीचे हो जाएगा, 20 5 100, और इसको 5 से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 15 और 35 हो जाएगा। फिर इसको 5 से ले जाते हैं तो 4 बार में 5 का 20, और फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा, तो 7 से 7 ये कैंसिल, और इससे ये कैंसिल 2, और इसे यहाँ पे 11, तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 मीटर हो जाएगा, 11 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 11 किलोमीटर, ये हमारा 11 मीटर आया, और 11 किलोमीटर कहाँ, 11 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 11 किलोमीटर में हमारा हो जाएगा 11,000 मीटर बटा 11 मीटर, ये काट देंगे तो 1,000 मीटर हो जाएगा हमारा, 1,000 चक्कर हो जाएगा, 1,000 चक्कर हो जाएगा, तो ये हमारा 1,000 चक्कर हो जाएगा। 98, यदि एक्स वाई परिमेय संख्या है और इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो 98 का 2 हो जाएगा, देख लीजिएगा, 98 का 2, 98 का 2, 98 का 2, ये 99। आयताकार हॉल की लंबी भुजा 24 मीटर तथा इसका विकर्ण 26 मीटर है, 26 मीटर है, 26 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा, 99 का 2 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर 100 का मान कितना होगा, 100 नंबर क्वेश्चन का, 100 नंबर क्वेश्चन का होगा, ऑप्शन नंबर इसका भी 2 होगा, ये द एंड।